ये सबसे बड़ी खबर के साथ राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर संकल्प पत्र तैयार करने में भाजपा जुटी हुई है। बीजेपी संकल्प पत्र समिति की बैठक को लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस वक्त बीजेपी संकल्प पत्र समिति की बैठक ले रहे हैं। घोषणा पत्र को लेकर के सुझाव लिए जा रहे हैं। नेताओं से अर्जुन राम मेघवाल मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपना संकल्प पत्र यानी कि चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसे बीजेपी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है। जनता के सुझाव भी लिए जा चुके हैं और लगातार लेने का काम जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, क्या जानकारी, भारतीय जनता पार्टी अब लगातार संकल्प पत्र तैयार कर रही है, उससे लेकर के कवायद चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अब विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उससे पहले बीजेपी को अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी करना है, तो उसको लेकर अब कवायद जो है वो तेज हो गई है और लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। उसी कड़ी में आज फिर संकल्प पत्र समिति की बैठक जो है वो हो रही है। अलग अलग वर्गों को के जो प्रतिनिधि हैं, संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं, उनको जो है वो इस बैठक में अलग अलग समय पर बुलाया गया है, ताकि वो लोग जो है वो अपने सुझाव जो है वो दे सके, ताकि घोषणा पत्र पार्टी का जो है वो तैयार किया जा सके। केंद्रीय मंत्री और संकल्प पत्र समिति के जो संयोजक हैं अर्जुन राम मेघवाल, वो इस बैठक को ले रहे हैं। इसके अलावा जो सदस्य हैं इस समिति के, वे भी इस बैठक में जो है वो मौजूद है। इसके अलावा प्रदेश भर में जो है वो रथ गए हुए हैं और रोजाना हर जिले से करीब 1000 के आसपास जो है वो सुझाव आ रहे हैं। तो 20 तारीख तक ये सुझाव जो है वो राजधानी जयपुर जो है वो पहुंच जाएंगे और उसके बाद बहुत जल्द पार्टी अब अपना घोषणा पत्र जो है वो उसे अंतिम रूप देगी और संभवतः किसी बड़े नेता के जरिए जो है वो संकल्प पत्र का ऐलान जो है वो पार्टी द्वारा किया जाएगा। तो कवायद जारी है, लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं कि बीजेपी का संकल्प पत्र किस प्रकार का होना चाहिए, बीजेपी अगले 5 साल किस प्रकार के काम करे, उनको लेकर जो है वो सुझाव लिए जा रहे हैं। जी, आज की जो महत्वपूर्ण बैठक है उसमें क्या कुछ चर्चा सौरभ इस वक्त चल रही है? भाजपा के सामने चुनौती है गहलोत सरकार की योजनाएं, और उसी को लेकर के मुझे लगता है कि संकल्प पत्र में वो बातें जरूर शामिल की जाएंगी जो बीजेपी अगले 5 साल सत्ता में आने के बाद करेंगी। जी बिल्कुल, देखिए ये जो सुझाव लिए जा रहे हैं वो अलग अलग संगठनों से लिए जा रहे हैं। उसमें धार्मिक संगठन भी है, आर्थिक संगठन भी है, व्यापारिक संगठन भी है। इसके अलावा जो अलग अलग वर्ग होते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन तमाम लोगों को अलग अलग समय पर जो है वो बुलाया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी ये बैठक हुई थी और इसी कड़ी में लगातार ये बैठकें जारी, क्योंकि इतने सारे संगठन है और तमाम लोगों से पार्टी चाहती है कि सुझाव जो है वो लिए जाए। उसी कड़ी में ये बैठक भी आज हो रही है और कह सकते हैं कि पार्टी जो है वो जल्द से जल्द अब अपना घोषणा पत्र तैयार करना चाहती है। इसलिए आज अब जल्दी जल्दी ये बैठकें जो है वो आयोजित करके संकल्प पत्र बिल्कुल सौरभ आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर है, भाजपा के एक खेमे से बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का दौर चल रहा है। सबसे बड़ी जानकारी भाजपा के खेमे से इस वक्त आ रही है। भाजपा मुख्यालय में बैठकों का दौर है। चुनाव को लेकर के सियासी मंत्रणाएं हो रही है, केंद्रीय नेताओं के दौरों पर भी चर्चा हो रही है और इस दौरान एक महत्वपूर्ण बैठक भी हो रही है। आपको बता दें, बैठक में राजवेंद्र राठौड़, प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी शामिल हैं। सहयोगी सौरभ गृहस्थी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। जी बिल्कुल, बीजेपी जो है वो लगातार मंथन कर रही है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और कई तरह के कार्यक्रम जो है वो पार्टी को लॉन्च करने हैं और कई केंद्रीय नेताओं के दौरे होने हैं, बीजेपी की दूसरी सूची आनी है और इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो पार्टी अब लगातार मंथन कर रही है। उसी कड़ी में ये बैठक जो है वो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में चल रही है। आने वाले दिनों में केंद्रीय नेतृत्व के कई दौरे जो है वो प्रस्तावित है। पीएम मोदी का जयपुर में दौरा बताया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ का दौरे बताए जा रहे हैं, राजनाथ सिंह के दौरे जो है वो बताए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह संभवतः 14 अक्टूबर को जयपुर आ सकते हैं। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, किस प्रकार का
कार्यक्रम हो सकते हैं, कितने लोगों को बुलाया जाना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर पार्टी जो है वो अब मंथन कर रही है और कह सकते हैं आगामी रणनीति जो है वो इन बैठकों के जरिए तय की जा रही है। जी बिल्कुल सौरभ, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर कलह का दौर शुरू हो गया है। यहां पर सीकर की फतेहपुर विधानसभा सीट पर श्रवण चौधरी को टिकट देने का विरोध हो रहा है और इस फैसले के विरोध में पूर्व पालिका के अध्यक्ष मधुसूदन भिंडा ने अपने समर्थकों के साथ एक बैठक की है, जिसमें इस फैसले को बदलने की मांग पार्टी से की गई है। बैठक में 16 अक्टूबर को एक बड़ी सभा के आयोजन का भी ऐलान किया गया। मधुसूदन भिंडा इस बैठक के बाद अपनी रणनीति का ऐलान करेंगे और बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मधुसूदन भिंडा ने कहा है कि जयपुर में बैठे नेताओं से गलती हुई है, गलती का एहसास उन्हें होना चाहिए और इसे लेकर के 16 अक्टूबर को वे एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अजमेर से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी कार्यालय पर विधायक वासुदेव देवनानी का विरोध सामने आया है। आपको बता दें कि वासुदेव देवनानी को टिकट नहीं दिए जाने की मांग भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने यहां पर की है। वे तख्तियां लेकर के हाथों में नारेबाजी करते हुए यहां पर पहुंचे थे। जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के दफ्तर पहुंचे तो उनकी गाड़ी के आगे आकर के भी उन्होंने नारेबाजी की, तख्तियां दिखाई और वासुदेव देवनानी को इस बार टिकट नहीं देने की मांग की है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात भी की इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। तो साथ ही इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में देवनानी समर्थक भी थे, जिन्होंने देवनानी के समर्थन में पैरवी की, उन्हें टिकट देने की मांग की। इस तरह से दो समर्थक अलग अलग नेताओं के बीजेपी में आमने सामने भी हुए। अजमेर उत्तर विधानसभा सीट पर वासुदेव देवनानी का टिकट बदलने की मांग करते हुए यहां पर काबरा समर्थक पहुंच गए थे। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर के नारेबाजी की काबरा के समर्थन में। हालांकि जब गजेंद्र सिंह शेखावत आए तो ये लोग गजेंद्र सिंह शेखावत की गाड़ी के आगे भी आए, नारेबाजी की और इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने तुरंत इन्हें यहां से हटने के लिए कहा। उसके बाद बीजेपी दफ्तर से ये लोग गए, लेकिन इसी बीच वासुदेव देवनानी के समर्थक भी यहां पर जुट गए। उन्होंने भी वासुदेव देवनानी के समर्थन में नारेबाजी की। तो वहीं बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद कई जगहों से विरोध के सुर उठ रहे हैं और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पूरी पार्टी एक लाइन में आ जाएगी, आलाकमान के फैसले का सम्मान करेगी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है। आप देख रहे होंगे 2 दिन पहले जो बात था, जो स्वर था, वो आज नहीं है और आज है जो कल नहीं रहेगा। पूरी पार्टी एक लाइन में आ जाएगी, आलाकमान के फैसले का सम्मान करेगी। परिवार में छोटी मोटी बात होती है, कई बार परिवार के छोटे मोटे कलह को परिवार में ही बैठ के हम उसको दूर कर लेते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात चिंता की नहीं है जिससे ये हो कोई विद्रोह हो रहा हो। ये आपस की छोटी मोटी समझ और समझाने की बातें हैं जो पूरी हो जाएगी। और इनके मुंह से इस तरह की बातें जनता है वो सब जानती है। इस तरह का बयान देना प्रताप सिंह जी की फितरत है, इसलिए उन्होंने कुछ कहा होगा, उसका कोई मायना नहीं है। युद्ध में कभी कोई मुहूर्त नहीं निकलता। युद्ध तो युद्ध है, लोकतंत्र का युद्ध है। तो जहां भाजपा में एक तरफ विरोध के सुर उठने शुरू हो गए तो दूसरी तरफ बीजेपी में डैमेज कंट्रोल की कवायद भी तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि नरपत सिंह राजवी राज्यपाल सिंह शेखावत की नाराजगी पर भी बोले हैं जोशी, और उन्होंने कहा कि राजवी और राजपाल सिंह दोनों वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी पार्टी की विचारधारा के साथ हैं, सबसे बात हो रही है। दूसरी सूची मंथन के बाद जारी होगी। टिकट नहीं मिलने पर नाराज नेताओं को संकेत भी दिए हैं कि किसी कार्यकर्ता को मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। सरकार बनने के बाद हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलेगी, ये आश्वस्त किया प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। देखिए, आदरणीय राजू साहब, आदरणीय राजपाल सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता है, गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन सब लोग विचारधारा के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं और उन सभी लोगों से बातचीत है। देखिए, मैं सोचता हूँ पहली सूची भी आई, आप ही लोगों में से प्रदेश की जनता में बहुत अच्छा वातावरण है।
और मैं सोचता हूँ कि उसमें से भी जिस प्रकार का वातावरण जो फीडबैक आया है वो बहुत अच्छा है और आने वाली सूची भी शीघ्र ही इस सीटों पर मंथन होगा। मंथन के बाद वो भी काम होगा। निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता को काम और हर काम को कार्यकर्ता इस नाते पार्टी सोच के चलती है। तो कोई विधानसभा में है, बाकी सरकार बनने के बाद अनेक ऐसे स्थान होते हैं जहाँ संगठन में अनेक स्थान होते हैं जहाँ हर कार्यकर्ता को कहीं की जिम्मेदारी दी जाती है। तो सभी लोगों के लिए लगता है कि कहीं किसी को छोटा मन करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से सभी कार्यक्रम प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर जालौर के दौरे पर हैं। चुनाव समन्वय की कार्यशाला में विजया राहटकर हिस्सा लेंगी। प्रबंधन समिति की कार्यशाला में भी वे शामिल होंगी और कार्यशाला में मौजूद समिति के कार्यकर्ता भी रहेंगे। विजया राहटकर का जालौर का दौरा है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के खेमे से कार्यशाला में समिति कार्यकर्ताओं के साथ विजया राहटकर मौजूद होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर आज जालौर के दौरे पर हैं। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भरतपुर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। पुलिस ने जिले से सटे अन्य राज्यों के बॉर्डर्स पर विशेष नाकाबंदी करवाई है और यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगवा करके निगरानी की जा रही है। साथ ही पुलिस की ओर से अन्य राज्यों की तरफ से भरतपुर की तरफ से आने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है। विशेष चेकिंग के बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति मिल रही है। उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर भी लगातार नाकाबंदी कड़ी कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक मितुल कच्छावा और रेंज आईजी के निर्देश पर सभी बॉर्डर्स पर निगरानी रखी जा रही है। करीब 7,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती यहां पर है, निगरानी रख रहे हैं और बॉर्डर पर पहुंचकर नाकाबंदी का रियलिटी चेक हमारे सहयोगी दीपक पुरी ने किया है। देखिए, तो दीपक पुरी आज पहुंचे थे यहां पर बॉर्डर इलाकों में और जहां पर भी पुलिस की चेक पोस्ट तैनात की गई है। पुलिस कांस्टेबल्स और पुलिस के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। हर आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। खासतौर पर यूपी की तरफ से जो वाहन आ रहे हैं उनकी पूरी तलाशी के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। उधर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। दौसा से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहनों को भी चेक किया जा रहा है। यहां दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की राजस्थान में एंट्री का मुख्य रूट यही एक एक्सप्रेसवे है और ऐसे में दौसा के भांडारेज इंटरचेंज पर पुलिस नाकाबंदी कर गहन अभियान चला रही है। 24 घंटे नाके पर राजस्थान पुलिस के हथियारबंद जवान तैनात है। हर आने जाने वाले वाहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हम दौसा के भांडारेज पर खड़े हैं और राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस की सघन नाकेबंदी जारी है। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं, आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो, यूपी नंबर की गाड़ी रोकी है। हालांकि दौसा जिला कोई सीमावर्ती राज्य की सीमा यहाँ से नहीं लगती है, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं और बड़ी संख्या में राजस्थान का एक एंट्री पॉइंट ये बन चुका है और यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। उनकी सघन नाकेबंदी की जा रही है। हम यहाँ के जो ड्यूटी ऑफिसर उनसे बात करते हैं, किस प्रकार के निर्देश मिले हैं और किस प्रकार क्या क्या चीज़ देख रहे हो आप? यहाँ पर दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे से नीचे आने वाली गाड़ियों को चेक किया जाता है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और राजस्थान की जितनी भी गाड़ी आ रही है उनको चेक करते हैं और अच्छी तरह से चेक करते हैं डिग्गी खोल के, और जो भी शराब है और कोई अन्य कोई सामग्री, आपत्तिजनक कोई भी सामग्री है उसको चेक किया जा रहा है। और कैश भी चेक किया जा रहा है? कैश भी चेक किया। उत्तराखंड के दौरे पर है, जहां पर विशेष पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मिल पा रही हैं उत्तराखंड से। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण दौरा और पीएम ने यहां पर बाबा केदार का आशीर्वाद लिया है। देश में सुख, समृद्धि, विकास की कामना की है। जागेश्वर धाम में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और जागेश्वर धाम से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागेश्वर धाम पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड से सीधी तस्वीरें, जहां पर जागेश्वर धाम का अवलोकन भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पीएम का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड का, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान उनके साथ पुष्कर सिंह धामी, और इससे कुछ ही देर पहले जागेश्वर धाम प्रधानमंत्री पहुंचे थे। विशेष पूजा अर्चना प्रधानमंत्री ने यहां पर की है। और उत्तराखंड के इस दौरे के दौरान कई सौगात भी उत्तराखंड को मिल रही है। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। जागेश्वर धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना देखिए। जागेश्वर धाम से ये तस्वीरें जो आ रही हैं, पीएम का एक धार्मिक अंदाज और भक्ति में रमा हुआ मन और देश के विकास की नई परिकल्पनाओं के साथ नई उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। तो किस तरीके से देश में सामाजिक, आर्थिक हर मोर्चे पर देश को आगे ले जाया जाए, ये भगवान के दरबार में पहुंच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की कामना कर रहे हैं और इस देश में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। जागेश्वर धाम प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और वहां पर उन्होंने अवलोकन भी किया है इस धाम से संबंधित चित्रों की प्रदर्शनी का, जिसमें आसपास के मॉन्यूमेंट्स को भी दर्शाया गया। और अपने आप में जागेश्वर धाम बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो प्रधानमंत्री का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले तमाम नेताओं से भी, यहाँ पर लोगों से भी मुलाकात की, भक्तों के साथ भी रूबरू हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री को इस धाम के बारे में, इसकी भव्यता के बारे में, इसका धार्मिक महत्व क्या है, इसके बारे में भी बताया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगात उत्तराखंड को देते हुए दिखाई दिए हैं अपने दौरे के दौरान। जागेश्वर धाम से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का दौरा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष पूजा अर्चना जागेश्वर धाम पहुंच करके भी की है, देश की तरक्की की कामना की है। और दो अलग अलग तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड में बाबा के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो बाबा को नमन किया और देश के विकास की, सुख समृद्धि की कामना प्रधानमंत्री की ओर से की गई। विशेष पूजा अर्चना प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। बाबा केदार के चरणों में उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की और साथ ही साथ अलग अंदाज प्रधानमंत्री का यहां पर देखने को मिला। तो बाबा केदार से लगा करके जोगेश्वर धाम तक प्रधानमंत्री आस्था से पूरी तरह से परिपूर्ण नजर आए। तो अब बात कर लेते हैं सियासत की। चुनावी मौसम में एक तरफ जहां ताने उल्हाने की राजनीति पैर पसारती है, वहीं रूठने मनाने का सिलसिला भी जोर पकड़ता है। राजस्थान का फतेह का सपना देख रही बीजेपी के सामने दोनों ही हालात हैं। एक तरफ विरोधी हमलावर हैं, दूसरी तरफ अपने ही कुनबे में टिकट के बंटवारे पर कोहराम मचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने राजस्थान में जैसे ही 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, कुनबे के अंदर कलह सतह पर आ गई। हालांकि बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी है, लेकिन उसका कितना असर होगा ये चुनाव नतीजे तय करेंगे। लेकिन जीत की रणनीति पर बीजेपी के कद्दावर नेता काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और प्रभारी रमेश बिधूड़ी टोक में बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जीत की रणनीति बनाई, साथ ही कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की बात कही। हमारे परिवार का मामला है, कोई ज्ञापन नहीं, कुछ बात नहीं। अपनी अपनी भावनाओं को कहना, अपने परिवार में अपनों से बात करना, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बरसों बरसों तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया, फिर उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके मन में कांग्रेस को परास्त करने का नहीं हो। इसलिए कोई दुराग्रह नहीं, कोई बात नहीं। हमारे परिवार की बात आपस में करते रहते हैं। टोंक जिला कार्यालय में एक तरफ जीत की रणनीति बन रही थी, तो दूसरी ओर कार्यालय के बाहर बैठे कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए। कार्यकर्ताओं के विरोध की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जिला कार्यालय में बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जीत का दावा भी कर रहे हैं और प्रदेश सरकार पर हमला भी। देवली उनियारा विधानसभा प्रत्याशी विजय बैंसला को बाहरी बताकर दावेदार
विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष टोंक में चारों विधानसभा सीट जीतने की रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में कुनबे की कलह को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। बीजेपी के प्रत्याशी देवली उनियारा से विजय बेसला के विरोध में अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। राजेंद्र राठौड़ और विदुड़ी आज टोंक पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। टोंक जिले की चारों सीटों में से एक सीट को लेकर के घोषणा कर दी गई है। विजय बेसला को प्रत्याशी बनाया गया। उसके बाद में कल जयपुर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि 3 सीटें अब भी घोषणा करना बाकी है। ऐसे में बीजेपी को गुटबाजी का और विरोध का डर सता रहा है। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ और रमेश विरुड़ी जिला कार्यालय में आकर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। न्यूज 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। जिले में शांतिपूर्ण तरीके से और भयमुक्त चुनाव करवाने को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। जिले भर में जगह जगह नाकाबंदी और सख्ती की जा रही है और जिले में मध्य प्रदेश सीमा स्थित सागरपाड़ा पर पुलिस की टीमों की ओर से वाहनों की सघन जांच की जा रही है। सीओ सिटी सुरेश सांखला ने बताया कि जिले में आने वाले प्रत्येक वाहन की चेकिंग के साथ साथ कागजों की भी जांच हो रही है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व चुनाव के दौरान जिले में माहौल नहीं खराब कर पाए। प्रत्येक संदिग्ध गतिविधि पर सख्त निगरानी है। नाकों पर निरीक्षण के दौरान सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा 2023 को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है और जिले में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। जिला प्रशासन और पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। हम यहाँ खड़े हैं सागरपाड़ा चौकी पर जो मध्य प्रदेश की सीमा से सटी हुई है। यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ निकल रही हैं उनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर खुद सीओ सिटी सुरेश सांखला जी मौजूद हैं यहाँ पर और पुलिस बल के साथ ही यहाँ पर जो गाड़ियाँ निकल रही हैं उनकी तलाशी ली जा रही है एक एक करके और जो भी जरूरी कागजात हैं उनको भी यहाँ पर चेक करके गाड़ियों को जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए इन गाड़ियों को देखो यहाँ किस तरीके से बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर चेक किया जा रहा है क्योंकि जिले में शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष भयमुक्त मतदान हो सके और कोई भी आपराधिक जो असामाजिक जो तत्व हैं वो चुनाव को प्रभावित नहीं कर सके। उधर बीकानेर बीजेपी सांसद का बेतुका बयान सामने आया। बीजेपी के पोस्टर में किसान की फोटो पर बयान दिया। कहा दुनिया में हर आदमी के 4 हम शक्ल होते हैं, उस किसान की फोटो भी हम शक्ल की। मेरे शक्ल के 4 आदमी मिल जाएंगे आपको। मतलब आप क्लोन मान के चल रहे हो उसके क्लोन मान रहे हो आप? 4 मिल जाएंगे, उससे क्या लेना देना होगा? ऐसा ही बात। ये प्रेस वालों की गलती है, प्रेस वालों की गलती होगी। होता है कभी प्रेस में मेरा और पुष्प जैन हमारे मैं बता रहा हूँ ना, हमारे पाली के वाली सांसद है पुष्प जैन, उनकी और मेरी। मैं सदन में जब गया तो मुझे कहा पुष्प जी कहाँ से आ गए? मैंने कहा ये क्या बात? फिर मैं पुष्प जी और हम जब आपने सामने जाते थे एक सी शिकल दिखती है, हमारे बाल हमारा नक्शा एक से ही है, तो उससे क्या हो गया? डुप्लीकेट तो होते ही आदमी, डबल रोल के आदमी तो होते ही है, वो डबल रोल का वही लग गया होगा, उससे क्या लेना देना? इतना बड़ा भूल रहे हैं कि 19,000 लोगों की सदन के पटल पे रखा किसानों की जमीन कूड़ा कुई है। तो राज्यसभा सांसद की तरफ से यह बेतुका बयान दिया गया। राजेंद्र गहलोत बीकानेर पहुंचे थे, जहां पर बीकानेर दौरे पर वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा होते ही जिला निर्वाचन विभाग और प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। गुरुवार को करौली जिला मुख्यालय स्थित एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिले की 4 विधानसभा सीटों के कर्मचारियों का एक प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में वितरण और रिसीविंग से जुड़े कर्मचारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। प्रशिक्षण में करौली, सपोटा, टोडाभीम और हिंडौन विधानसभा के बीएलओ, पटवारी, शिक्षक समेत और वितरण और रिसीविंग से जुड़े अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। 2023 में करौली डिस्ट्रिक्ट करौली के अंदर 4 विधानसभाओं में जो रिसिप्ट डिस्पैच शाखा हैं, जो मतलब मेन पोलिंग डे और उस दिन जितनी भी डिस्पैच करेंगे ईवीएम्स वगैरह एंड वापस जो भी कलेक्ट करेंगे उनकी आज उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं 4 विधानसभाओं के सारे एम्प्लॉइज को जो कि ड्यूटी में लगी है। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो हम आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 25 अहम खबरें।